एप्लीकेशंस ऑफ हेसेस लॉ में टू फाइंड डेल्टा एफ एच ऑफ compounds which can not be synthesized from their constituent elements। न्यूमेरिकल की फॉर्म में पॉइंट एक्सप्लेन कर रहा हूँ। न्यूमेरिकल सब की सब बुक्स में मिलेगा, चाहे हेल्प बुक हो चाहे साइड बुक एनसीईआरटी की बुक। क्या बात समझाना चाह रहा है, दुनिया में आज तक कोई आदमी इस मेथड से बेंजीन नहीं बना पाया। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन की रिएक्शन लिखनी पड़े तो क्या लिखेंगे? कांस्टेंट एलिमेंट कौन है? 6C सॉलिड प्लस 3H2 गैस। यही थी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की डेफिनेशन, याद हो? 1 मोल सब्सटेंस बनना चाहिए, कांस्टेंट एलिमेंट से बनना चाहिए। तो आज तक शायद कोई भी बंदा बेंजीन नहीं बना पाया है स्टार्टिंग फ्रॉम कार्बन एंड हाइड्रोजन। चीनी खाते हो? C12H22O11 होता। अगर उसके एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की इक्वेशन लिखें, थर्मोकेमिकल इक्वेशन लिखें, तो ऐसी कुछ होगी। हाँ या नहीं? तो अब ये बताओ, जो चीनी आप खाते हो, जो चीनी मैं खाता हूँ, वो इस रिएक्शन से बनाते होंगे या इंडस्ट्री में? तो अब इस रिएक्शन को जब हम लैब में करा नहीं सकते तो इसकी डेल्टा एफ एच तो कभी पता चलेगी नहीं। तो हेसेस लॉ कह रहा है नहीं, हम बिना इस रिएक्शन के कराए भी इस रिएक्शन की डेल्टा एफ एच पता लगा सकते हैं। तो ऐसा जादू कैसे होगा? उसने कहा बेंजीन को आप जला तो सकते हो, हाँ, लैब में ले जाके बेंजीन का कंबशन करा दो, क्या बनेगा? CO2 और H2 बनेगी। याद हो आपको, किसी भी हाइड्रोकार्बन का कंबशन कराने से CO2 और H2 बनती है। फिजिकल स्टेट्स मेंशन करनी होती हैं और इसकी डेल्टा एच की वैल्यू न्यूमेरिकल में आपको देगा। वैल्यू नोन है, के लगा रहा हूँ, के मतलब वैल्यू दी हुई होगी आपको। जिसको कंबशन होता है वो 1 मोल रहना चाहिए, बाकी चाहे कुछ भी हो जाए। तो 6C है तो यहाँ 6C आएगा। सबसे पहले कार्बन बैलेंस करते हैं, पढ़ाया था इसी चैप्टर में। फिर हाइड्रोजन बैलेंस करते हैं तो 6H है तो यहाँ 3H लगेगा। 6 to the 12 और 3 15 तो यहाँ 15/2 लगेगा। बोलो है नहीं? अब कोई बोला कोयला जला लोगे क्या लैब में जाके? हमने कहा वो भी जला लेंगे। इसकी डेल्टा एच भी वो आपको देगा। अभी बताओ, ये एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ कार्बन है या एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है? ये जो रिएक्शन है इसके साथ यहाँ मैं एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ कार्बन लिखूँ या एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 लिखूँ? अच्छा, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 की रिएक्शन लिखने को कहूँ तो क्या लिखोगे? तो फिर ये डेल्टा एफ एच ऑफ सी भी है और यही डेल्टा CH ऑफ कार्बन भी है। एंथैल्पी ऑफ कंबशन जब कहेंगे तो कार्बन की, और एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जब कहेंगे तो CO2 की। जाग जाओ सर। ये कौन है? एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ हाइड्रोजन या एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर? दोनों है। इसकी वैल्यू भी न्यूमेरिकल वाला आपको देगा, ये तीनों वैल्यूज आपको देगा। ठीक है जी। अब इन तीनों इक्वेशंस की हेल्प से आप इस इक्वेशन का डेल्टा एच निकाल सकते हैं। जिसका डेल्टा एच निकालना है उसे केमिस्ट्री नहीं कहती, उसे मैं कहता हूँ टारगेट इक्वेशन। तो टारगेट इक्वेशन का डेल्टा एच निकालना है बाय यूजिंग दीज 3 थर्मोकेमिकल इक्वेशंस। अब इन 3 थर्मल इक्वेशंस से कैसे बनाते हैं, बिल्कुल बच्चे वाले अंदाज में समझा रहा हूँ। कोई मुश्किल से मुश्किल क्वेश्चन भी होगा, जहाँ डेविएट करे गड़बड़ नहीं शुरू। टारगेट इक्वेशन में जो जो चीज़ें चाहिए बस उनका जुगाड़ करते जाओ, जहाँ जिस साइड वो है उस साइड करते जाओ। इसमें 6 कार्बन लेफ्ट हैंड साइड पे चाहिए क्या? इन 3 इक्वेशन में ढूंढो कार्बन किस में है? इसमें है कार्बन। हमें चाहिए 6, इसमें है 1। हमें चाहिए सॉलिड, ये भी सॉलिड है, चलो फिजिकल स्टेट तो ठीक, लेकिन हमें 6 चाहिए, तो हम क्या करें? तो सेकेंड इक्वेशन को 6 से मल्टीप्लाई करते हैं और सेकेंड को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाए? 6C प्लस 6CO2, हाँ 6O2 गिव्स 6CO2 और डेल्टा एच क्या हो जाएगा? क्यों? 1 मोल के लिए इतनी है तो 6 मोल के लिए इसका 6 टाइम्स नहीं होगी। 12 ग्राम कार्बन 12 ग्राम कार्बन जलने से इतनी हीट देता है, तो 1272 ग्राम 12 6 72 उसका 6 टाइम्स नहीं देगा। साथ में फिजिकल स्टेट्स मेंशन करनी होती है। इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है, सब एक से हैं, इसलिए मैं नहीं मेंशन कर रहा।
नहीं तो फिजिकल स्टेट भी चेक करनी पड़ती है, जो स्टेट हो वही वाली स्टेट वाला ढूंढना होता। अब अगली चीज़ टारगेट में कौन है, 3H2, इसमें से ये रहा 3H2, लेकिन हमें चाहिए 3, ये है 1, तो क्या करूँ, मल्टीप्लाई बाय 3, दिस विल बिकम डेल्टा H इज इक्वल टू -3C टारगेट में ये हो गया काम, ये हो गया। अब क्या चाहिए, C6H6, 1 मोल C6H6 लिक्विड चाहिए और राइट हैंड साइड में चाहिए, 1 ही मोल है लेकिन लेफ्ट हैंड साइड में है, तो क्या करूँ, इस रिएक्शन को रिवर्स करके लिख लूँ, आ गया राइट हैंड साइड में। और जब रिएक्शन रिवर्स करेंगे तो डेल्टा H का साइन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ऐसे करने से इतनी छुटी तो ऐसे जाने से इतनी अब्जॉर्ब होगी या नहीं, वो बात अलग है, वो रिवर्स वाली रिएक्शन हो ना हो, लेकिन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के हिसाब से तो पक्का अगर ये रिएक्शन उल्टी हुई तो इतनी एनर्जी अब्जॉर्ब करेगी। अब इनके साथ खेलना शुरू करना है, खेलना क्या, इन्हें ऐड करना। तो देखना जब आप इन्हें ऐड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा क्या, एक राइट में इक्वेशन के एक लेफ्ट में, मैथ्स अगर आपको आती हो, 3H2 से 3H2 कैंसिल हो जाएगा, और ये मिला के कितने बनते हैं, तो ये 15/2 से 15/2 कट जाएगा, नहीं क्या रहेगा आपके पास, 6C प्लस 3H2 गिव्स 2, हाँ मैडम 3H2 है बस, C6H6 और डेल्टा H क्या हो गया, -6B प्लस -3C प्लस AK। बोलो सर आया नहीं आया, जब इन इक्वेशनों को ऐड कर रहे थे उनके डेल्टा H भी सब ऐड हो जाएंगे, नहीं विद देयर साइंस, आ जाएगा नेट। पढ़े तो हमेशा आपकी टारगेट इक्वेशन ही बनेगी, अगर टारगेट इक्वेशन के सिवा कुछ और बच कुछ रहा है तो आप चेक कर लो अपने आप ही, पक्का आपसे कुछ कॉपी करने में कुछ एरर हो गया। आ गया, सेकंड एप्लीकेशन क्या है, टू फाइंड एंथैल्पी ऑफ एलोट्रॉपिक मॉडिफिकेशन। एंथैल्पी ऑफ एलोट्रॉपिक मॉडिफिकेशन क्या होती है, डायमंड का ग्रेफाइट बनाना चाहेंगे या ग्रेफाइट का डायमंड, तो 1 मोल ग्रेफाइट को 1 मोल डायमंड में बदलने में जो भी एनर्जी चेंज होता हो वो क्या कहलाएगा, एंथैल्पी ऑफ एलोट्रॉपिक मॉडिफिकेशन। एलोट्रॉपिक मॉडिफिकेशन या एलोट्रॉपिक ट्रांसफॉर्मेशन भी क्या देते हैं, एलोट्रॉपिक ट्रांसफॉर्मेशन क्या देते हैं, वहाँ ऐसे लिखते हैं TRN। तो एनर्जी चेंज टेकिंग प्लेस व्हेन 1 मोल ऑफ एलोट्रॉप ऑफ सब्सटेंस इज कन्वर्टेड इनटू अनदर एलोट्रॉप, ठीक है। तो क्या होगा, ग्रेफाइट को जला तो सकते हो, चला लोगे, ये वैल्यू भी आपको पता चल जाएगी, नोन होगी। डायमंड को जला तो सकते हो, दुख बहुत होगा लेकिन जला तो सकते हो, बनेगा तो CO2 ही। कितना डायमंड जलाना पड़ेगा इस रिएक्शन का डेल्टा H पता लगाने के लिए, बोलो, इस रिएक्शन का डेल्टा H पता लगाने के लिए कितने डायमंड जलाना पड़ेगा। अरे किसान नाड़ी ने कहा कि 12 ग्राम जलाओ, 0.1 ग्राम जला लो, 0.1 ग्राम डायमंड को जला के जितनी एनर्जी निकली, मान लो उसको जलाने से 1 मिनट के लिए 20 जूल निकली, तो 12 ग्राम से कितनी निकलेगी, यूनिटरी मेथड नहीं आता तुम्हें, तो सच में लैब में जाके कहीं मांगूंगा 1 मोल 12 ग्राम डायमंड जलाएंगे, लेकिन रिपोर्ट यहाँ पे 12 से जितनी निकलेगी उतनी रिपोर्ट करेंगे, क्योंकि बैलेंस इक्वेशन में 1 मोल है, तो यूनिटरी मेथड से बदल लेंगे 1 मोल के लिए कितनी होगी, बची थोड़ी बहुत घंटी। अब ये मेरी टारगेट इक्वेशन है क्या, ये मेरी टारगेट इक्वेशन है क्या, अब मेरी टारगेट इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है, इन दोनों में से किसमें है, इसमें ही है, तो इसको एज इट इज ले लेंगे, डायमंड वाली राइट हैंड साइड पे है, इसमें तो लेफ्ट पे है, तो इस वाली को रिवर्स कर देंगे और डेल्टा H का साइन प्लस भी हो जाएगा, नहीं जब रिवर्स करके लिखेंगे तो, और फिर उन दोनों को ऐड कर देंगे। और मैं अगर थोड़ा मैथ्स ज़्यादा पढ़ा लिखा हूँ, थोड़ी सी भी ज़्यादा, तो मैंने यही माइनस कर दूँ, फर्स्ट में सेकंड को रिवर्स करके ऐड करना इज जस्ट लाइक फर्स्ट में से सेकंड माइनस करना, मैथ्स आती हो तो। ये कट गया, इधर क्या रह गया, C ग्रेफाइट माइनस C डायमंड या नहीं, माइनस C डायमंड उधर जाके क्या बन जाएगा, प्लस C डायमंड या नहीं, डेल्टा H क्या आया,
क्या आया, -a माइनस, क्योंकि फर्स्ट में से सेकंड इक्वेशन माइनस की है, माइनस ऑफ जो कुछ भी आया वो कौन होगा, एंथैल्पी ऑफ। तो क्या हम ग्रेफाइट को डायमंड बना पाते होंगे लैब में? कंक्लूजन इज thermochemical equations may be added, comma subtracted। हमने एक को 2 से मल्टीप्लाई किया था शायद, एक को 6 से मल्टीप्लाई किया था, नहीं एक को 3 से, एक को 6 से, फर्स्ट वाली में मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड। बोलो 6 से मल्टीप्लाई करो या 1/6 से मल्टीप्लाई करो, एक ही बात है ना, एक ही तरह से है ना। जब 6 से मल्टीप्लाई करो तो 1/6 से भी मल्टीप्लाई कर सकते होंगे, और 1/6 से मल्टीप्लाई करने को क्या 6 से डिवाइड करना कह सकते हैं। लाइक इक्वेशन ऑफ NaCl की इक्वेशन लिखो तो क्या ये लिखोगे? वन मोल NaCl बना, रूम टेम्परेचर पर NaCl सॉलिड होता है। अपने कांस्टेंट एलिमेंट से बना, तो इसमें कांस्टेंट एलिमेंट कौन है, सोडियम। सोडियम का ऐसे लिखते हैं। और Cl दुनिया में कैसे मिलता है, Cl2, तो इसे लिखना पड़ा ½ Cl2। अब ये बनाने के लिए क्या करना पड़ा, इसमें तो Na प्लस और Cl नेगेटिव है, बॉन्ड BORN बॉन्ड जन्म, हेबर HABER हेबर। Na सॉलिड को क्या प्रोवाइड करो, डेल्टा सब H। सब H मतलब एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। पहले ये लिक्विड बनेगा वो एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, फिर गैस बनेगा एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, मिला के बोल दूँ तो एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। फिर Na का Na प्लस बनाना आपको, तो Na प्लस बनाने के लिए क्या करोगे, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकालोगे। इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी देते हैं उसका क्या नाम था, आयोनाइजेशन एंथैल्पी डेल्टा EH। ये बन गया Na गैसियस। अब आपको एक Cl चाहिए ना, एक Cl नेगेटिव। अब दुकानदार के पास गए, आप दुकानदार के पास क्या रखे होंगे, Cl या Cl2। अब दुकानदार के पास आप जाते हो और जाके कहते हो कि भाई उसे एक Cl दे दे, पहले तो कहेगा जी नहीं Cl2 ही है। आप बोले नहीं मुझे तो एक Cl चाहिए, एक Cl चाहिए ना। मार्केट में ब्रेड के पैकेट आते हैं, तो अब तो अलग अलग साइज़ के भी आने लगेंगे, आपने देखे हो तो, बड़ा पैकेट छोटा पैकेट। तो दिल्ली में आज से 20 साल पहले भी आते थे, दिल्ली में उससे 25 साल पहले नहीं आते थे। दिल्ली में अगर आप दुकानदार से जाके कहो ना आधा ब्रेड का पैकेट दे दे, तो ब्रेड के पैकेट के साथ वो चाकू रखता था, बिल्कुल सेंटर में से चाकू चलाता था और आपको आधा पैकेट दे देता था। पैसे कितने लेता था, पूरे पैकेट के आधे के। तो बस अब आप उसके पास गए, आप मुझे एक Cl दे दे, उसने बोला Cl काटना पड़ेगा, हमने उसे काटने में कितना खर्चा आएगा, उन्होंने कहा 50 जूल। कहते हैं ठीक है, मेरे से ले, कितने ले, 50 जूल या 25 जूल। तो इसको तोड़ने में जो खर्चा है उसे बॉन्ड एंथैल्पी कहते थे क्या, डेल्टा BH। पढ़ा तो दिया, तो आपने इसको कितना दिया कितना दिया आपने उसे डेल्टा BH/2 दो गया नहीं। ऐसा देने से आपको एक Cl गैसियस मिलेगा। फिर उस Cl गैसियस में एक इलेक्ट्रॉन डालोगे, उसको इलेक्ट्रॉन डालने पे क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगी इस नाम की, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ये क्या बन जाएगा, Cl नेगेटिव गैसियस। अब ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे क्या, अट्रैक्ट करके एक दूसरे से चिपकते जाएंगे, और चिपक कर क्या बनाएंगे, और जब एक दूसरे से चिपकेंगे तो एनर्जी छोड़ेंगे, कौन से नाम की, बोलो याद आई क्या। तो इस Na से इस ½ Cl2 से NaCl बनने के दौरान ये सब हुआ क्या, इतनी सारी उठापटक, तब जाके NaCl बना या नहीं। तो हेसिस लॉ के हिसाब से देखना बात सही है क्या, डेल्टा सब H प्लस डेल्टा EH प्लस डेल्टा BH/2 प्लस डेल्टा EGH। इनके जो साइन होंगे वो साइन ही अपने आप ले लेंगे, कोई प्लस में कोई माइनस में, प्लस डेल्टा लेटेस H इज इक्वल टू डेल्टा FH होगा क्या, बोलो जल्दी। अब इसके ऊपर आपकी NCERT में कोई क्वेश्चन नहीं दिया हुआ, साइड बुक्स में थोड़े बहुत दिए हुए हैं। अब नेक्स्ट है स्पॉन्टेनियस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये तो बताता है एनर्जी इज कंजर्व ड्यूरिंग एनी प्रोसेस, लेकिन वो ये तो नहीं बताता कि प्रोसेस आपका होगा या नहीं होगा।
कि ये पर्टिकुलर प्रोसेस होगा या नहीं होगा, इस प्रोसेस के होने की इच्छा है या नहीं है, ये खुद होगा या ज़बरदस्ती कराना पड़ेगा, कितनी आसानी से हो जाएगा, कितनी मुश्किल से हो जाएगा। तो इट डज़ नॉट गिव एनी आइडिया अबाउट स्पॉन्टेनिटी। स्पॉन्टेनिटी को वो फिजिबिलिटी भी कहते हैं। स्पॉन्टेनिटी को वो तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डज नॉट गिव एनी आइडिया अबाउट स्पॉन्टेनिटी और फिजिबिलिटी ऑफ प्रोसेस, कि वो प्रोसेस होगा नहीं होगा, होना चाह रहा नहीं होना चाह रहा। तो आपके मन में आ सकता है स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या है या फिजिबल प्रोसेस क्या है। तो एकदम से तो मन में आता है स्पॉन्टेनियस प्रोसेस मतलब जो फट से खट से हो जाता हो। तो एग्जैक्टली उसका मतलब ये नहीं है कि जो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस का जो फट से खट से हो जाता हो। एग्जैक्टली मतलब क्या है स्पॉन्टेनियस प्रोसेस का? प्रोसेस which in given set of conditions, process which in given set of conditions, समझ गए? given set of conditions का टेम्परेचर प्रेशर वगैरह समझ लो, takes place either by itself or giving initiation I। वंस बोलो आया क्या? नहीं आया ना? अगर मैंने शुगर को वाटर में डाला तो शुगर सॉल्यूशन बन जाएगा अपने आप या स्टीरिंग करनी पड़ेगी? स्टीरिंग नहीं करो तो नहीं बनेगा, स्टीरिंग ना करो तो नहीं बनेगा। ये कोयला है, कोल, इसको जलाना है तो रख दो, बस जलने लगेगा अपने आप। एक 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 बार उसको शुरू में इग्निशन टेम्परेचर देना पड़ेगा, उसके बाद तो अपने आप जलता रहेगा। या लगातार आग जलानी पड़ेगी? अगर घर में आपको एलपीजी जलानी है, एलपीजी में मैंने बताया था ब्यूटेन आइसोब्यूटेन होती है। तो एलपीजी घर में जलाने के लिए क्या करते हो आप, जिनके यहाँ ज़्यादा एडवांस चूल्हा ना हो, तो जाके नॉब हिलाई और नॉब घुमाने से चलना शुरू हो जाता है। हालांकि वैसे भी आ रहे हैं, नॉब ऑन करो अपने आप जल जाता है, उसमें अपने आप ही सेल्फ इग्निशन अंदर लगा। उसे भूल जाए, पुराने वाले वर्जन पे ही रहें, तो नॉब घुमा दो, फल जलना शुरू हो जाता है। उसके बाद एक बार ले जाके लाइटर करना पड़ता है। तो एक बार जब आपने लाइटर किया, तब तक तो बर्नर के पास जो गैस थी बस उसी को तो मिली उससे एनर्जी। जब वो जल गई तो पीछे से और गैस आई, अब उस गैस के लिए दोबारा लाइटर, तो मज़ा आ जाता अगर ऐसा सीन होता। तो बाहर 1 मिनट बाद लाइटर ले जाके बर्नर के बाद टिंग 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 कर रहा है, तो एक आदमी तो नीचे खड़ा हुआ, उसके प्रेशर कुकर के नीचे प्रेशर कुकर उस पर रखा, टिंग 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 कर रहा है, क्या कर रहा है, गैस जला रहा हूँ बार बार। तो सिर्फ एक बार इग्नाइट किया, उसके बाद वो जली जा रही है। अमोनियम क्लोराइड नाम का सॉल्ट होता है, सुना है? उसे पानी में डाल दो, वाटर सॉल्युबल सॉल्ट है, पानी में डाल दो तो अपने आप घुल जाएगा, घुलना पड़ेगा? जब वाटर सॉल्युबल है तो अपने आप ही घुल जाएगा। जैसे चीनी वाटर सॉल्युबल है तो अपने आप ही घुल जाएगी, स्टीरिंग करोगे जल्दी घुल जाएगी। लेकिन जब आप ये करते हैं ना NH4Cl के केस में, टेस्ट ट्यूब में पानी लेके या बीकर में पानी लेके उसमें अमोनियम क्लोराइड डालते हो, तो टेस्ट ट्यूब बिल्कुल ठंडी हो जाती है। इसका मतलब उसने हीट इवॉल्व किया, एब्जॉर्ब की। अंदर जो सॉल्यूशन था उसने बीकर की दीवारों की हीट एब्जॉर्ब कर ली, इससे बीकर की दीवारें बिल्कुल ठंडी हो गई। आया क्या? H2O लिक्विड सारी दुनिया में वाटर बॉडीज में पानी है, खुद ब खुद उड़ रहा है या आप उड़ा रहे हो? इस दौरान हीट एब्जॉर्ब कर रहा होगा। पौधा लगाया था एक, जब आप हुए थे, आपके घर वालों ने बाहर गार्डन में, आप बागीचे में, आपके जो सहारनपुर में तो होता नहीं किसी के घर आसानी से, लेकिन लगाया था, फिर भी उन्होंने वो पेड़ बन गया। अब तक 15 साल हो गए, 16 साल हो गए। खुद उग रहा है या हम उगा रहे हैं? नहीं सर, पानी तो डालते हैं, नहीं तो बहुत सारे तो ऐसे नहीं, सड़क किनारे पेड़ लगे, पानी भी क्यों नहीं डाला, फिर भी हो रहे हैं अपने आप। तो ये कहानी सुनने के बाद मुझे एक बार को लगा, दूसरी और तीसरी कहानी सुनने के बाद, कि शायद नेचुरल प्रोसेसेस जो है उन्हें कहते होंगे स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। पेड़ का उगना, पानी का वेपर बन के उड़ना, हाँ, जितने भी नेचुरल प्रोसेस है वो सब स्पॉन्टेनियस ही है। नेचुरल प्रोसेस आप लगाती है उसके साथ जो अपने आप हो रहा होता। सोच के देखो। फिर क्या करें? अब जब कोई प्रोसेस अपने आप हो रहा है तो किस चक्कर में हो रहा होगा? शायद स्टेबिलिटी का अटेन करने के लिए। स्टेबिलिटी कैसे अटेन होती है? एनर्जी छोड़ने से, एब्जॉर्ब करने से। तो अगर ऐसा था तो फिर डेल्टा H नेगेटिव वाले ही स्पॉन्टेनियस होने चाहिए थे, लेकिन ये तो डेल्टा H पॉजिटिव वाले भी। तो इसका क्या मतलब हुआ? 1 मिनट के लिए पहले तो नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या होता होगा? which does not take place either, which does not take place by itself। ये पहाड़ है, पहाड़,
यहाँ पे पत्थर रखा हुआ है, अटका हुआ है, आपने इसको हल्का सा धकेला और अपने आप नीचे आ जाएगा। बस एक बार आपने इसको धक्का दिया, नीचे आ गया। तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। अब इस पहाड़ पत्थर को ऊपर लेके जाना है, तो एक बार आपने किक मारी, चढ़ जाएगा ऊपर, यहाँ बहुत बड़ा है। तो ऊपर से नीचे आना स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, नीचे से ऊपर जाना नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। अगर नीचे से ऊपर ले जाना 5-10 मजदूर लगा के लगातार पुश करते हुए ऊपर ले जाना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने कॉमिक्स पढ़ी हो मेरे ज़माने वाली, चाचा चौधरी और साबू, सुनी है क्या किसी ने? तो वो साबू साहब आए यहाँ, उन्होंने साबू साहब ने, आज के ज़माने में सुपरमैन हो गया वो, इसने यहाँ किक मारी और किक मार के चढ़ गया ऊपर, यहाँ किक मारी, ये चढ़ गया यहाँ। तो साबू के लिए क्या प्रोसेस क्या हो जाएगा? नीचे से ऊपर जाना भी स्पॉन्टेनियस। हम इंसानों के लिए नॉन स्पॉन्टेनियस। घर में सीढ़ियाँ हैं आपके, मान लीजिए 2 मंजिल सीढ़ियाँ हैं, यहाँ से एक बाल्टी पानी खिला दिया, कुर्सी लुढ़कता हुआ आ रहा है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। और ग्राउंड फ्लोर से दूसरी मंजिल पे पानी ले जाना है, ग्राउंड फ्लोर से दूसरी मंजिल पे पानी ले जाना है, यहाँ बाल्टी में पानी रखा, एक पाइप ले उसमें डिप किया, और वो पाइप यहाँ ले जाके छोड़ दिया, पानी ऊपर चढ़ जाएगा इस पाइप में से या नहीं? बीच में मोटर लगानी पड़ेगी, और मोटर का स्विच खोलो, और मोटर का स्विच खोलो, खोलते ही बंद कर दो, पानी चढ़ता ही रहेगा। लगातार मोटर चला के रखनी पड़ेगी। तो इसका मतलब क्या है? नीचे से पानी का ऊपर जाना, नॉन स्पॉन्टेनियस। अब इससे ज़्यादा और क्या बताऊँ, बोलिए। तो अब प्रोसेस स्पॉन्टेनियस क्यों होते होंगे? पहली बात तो यही है कि क्यों होते होंगे, इन ऑर्डर टू अटेन मिनिमम एनर्जी। स्टेबिलिटी को क्या कहते हैं? मिनिमम एनर्जी। बट एंडोथर्मिक प्रोसेसेस आर ऑल्सो फाउंड टू बी स्पॉन्टेनियस। सबूत ये दो रे, सबूत ये दो। इसका मतलब ये जो हम सोच रहे हैं ये वाली बात सही, सो देयर मस्ट बी सम अदर रीजन ऑल्सो। तो डेल्टा एच का नेगेटिव होना स्पॉन्टेनिटी के लिए फेवरेबल तो है, फेवरेबल है ना, एनर्जी घट रही है, बट नॉट द होल सोल क्राइटेरिया। बोलो। डेल्टा एच का नेगेटिव होना स्पॉन्टेनिटी के लिए फेवरेबल तो है, लेकिन होल सोल क्राइटेरिया नहीं है। ऐसे प्रोसेस भी हैं जिनका डेल्टा एच 0 है, वो फिर भी स्पॉन्टेनियस है। तो इसका मतलब डेल्टा एच नेगेटिव है, तो ये बात फेवर तो करती है, कोई रिएक्शन का डेल्टा एच नेगेटिव है, बताओ ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा नॉन स्पॉन्टेनियस? आप कह रहे हैं डेल्टा एच नेगेटिव है, होना तो चाहिए स्पॉन्टेनियस, लेकिन गारंटी नहीं है। तो इसका मतलब कोई और रीज़न है। तो कोई और रीज़न क्या है? टू अटेन मैक्सिमम डिसऑर्डर। दुनिया में हर चीज़, अब आप देखो डिसऑर्डर का क्या फंडा है। जब तक चीनी का दाना था तो चीनी के दाने के सारे मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से चिपके बैठे थे, और अब घुलने के बाद पूरे बीकर में तैर रहे होंगे जहाँ तक भी पानी होगा। तो डिसऑर्डर बढ़ रहा घट रहा? कोल सॉलिड था, उसमें सारे कार्बन एटम्स एक दूसरे से चिपके बैठे थे, जलने के बाद CO2 गैस बनके उड़ रहे हैं, पूरी दुनिया में कहीं भी घूमने जा सकते हैं बिना पासपोर्ट वीज़ा के। या हम कहेंगे CO2 के मॉलिक्यूल से नहीं तो हिंदुस्तान छोड़ के जा रहा है, पासपोर्ट कहाँ है तेरे पे? NH4Cl जब तक सॉलिड था, डिब्बे में था, आपकी चम्मच में था, तब तक तो चिपके बैठे थे। पानी में घुलने के बाद पूरे बीकर में अमोनियम आयन क्लोराइड तैर रहे हैं नहीं सारे में। H2O लिक्विड जब तक आपकी नदी में था, जब तक आपके बकेट में था, तब तक तो बस बकेट में था, नदी में ही था, लेकिन अब उड़ने के बाद कहाँ जा रहा है? मैं तो स्विट्जरलैंड घूम के आऊँगा, ये कह रहा है। रोक के दिखाओ। तो क्या हो रहा है? सब में डिसऑर्डर बढ़ रहा है? नहीं। डिसऑर्डर वाली बात तो सब पे लग रही, डेल्टा एच वाली बात तो सब पे लग भी नहीं रही। डेल्टा एच वाली बात इस पे लग रही है बस, किसमें एनर्जी कम हुई, इस पे तो नहीं लग रही, इस पे तो नहीं लग रही। मजा आ गया फिर तो। एक और लिख लो, CaCO3 सॉलिड होता है, आपने 10th में पढ़ी हुई है रिएक्शन। इसको हीट करने से ये CaO सॉलिड बन जाता है और CO2 गैस बन जाती है। अब CO2 गैस उड़ रही होगी, डिसऑर्डर बढ़ गया घट गया? और इसका डेल्टा एच कैसा? हीट एब्जॉर्ब हो रही होगी तभी तो टूटा। लेकिन क्या डेल्टा, अच्छा वो तो मैंने आपको बताया ही नहीं अभी। तो एक टर्म इन्होंने नई डिज़ाइन करी, एक नई टर्म इन्होंने ईजाद की, और उस टर्म का नाम रखा एंट्रोपी, और डिनोट कराया किससे? एंट्रोपी किसे कहते हैं? मेजरमेंट ऑफ, कुछ बुक्स तो लिखते हैं डिग्री ऑफ, ये ऑफ वो ऑफ, में सीधा मेजरमेंट ऑफ
रेंडमनेस का ही दूसरा नाम डिसऑर्डर, कोई भी एक वर्ड लिख दो। मेजरमेंट ऑफ रेंडमनेस और डिसऑर्डर ऑफ द सिस्टम, किस चीज़ में कितना डिसऑर्डर है वो मेज़र कर लो। तो हमने क्या मेज़र कर ली उसकी, एंट्रोपी। अब इसकी सिग्निफिकेंस क्या है नींद में भी बता सकते हो। बस क्वेश्चन मुझे व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ एंट्रोपी, दिमाग में नहीं आता क्या पढ़ाना है, बताना है। सही लिखा या गलत लिखा? किस में एंट्रोपी ज़्यादा होगी? क्योंकि उसी में सबसे ज़्यादा मॉलिक्यूल दाएं बाएं भागे फिर रहे हैं। तो एंट्रोपी सॉलिड में कम होती है, लिक्विड में से जाती है, गैस में उससे भी ज़्यादा होती है। डेल्टा आर एस एंट्रोपी चेंज ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, एस फाइनल माइनस एस इनिशियल, या यहाँ आर नहीं लगाओ तो, या ऐसे कर दो डेल्टा आर एस एंट्रोपी ऑफ रिएक्शन अगर लिख रहे हो तो एस प्रोडक्ट्स माइनस एस रिएक्टेंट्स। सोचो है नहीं तो ऐसे कह दो सिग्मा एस ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस सिग्मा एस ऑफ रिएक्टेंट्स। जितने प्रोडक्ट्स हैं उन सबकी एंट्रोपीज का टोटल, जितने रिएक्टेंट्स हैं सबके टोटल, दोनों सेपरेट कर दो, क्या हो जाएगी, एंट्रोपी चेंज ऑफ रिएक्शन। अभी भी नहीं आया तो बोलो सर नहीं आ रहा। तो इसका मतलब ये स्टेट फंक्शन या पाथ फंक्शन, क्योंकि इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट पे डिपेंड कर रहा है। इंटेंसिव प्रॉपर्टी या एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, अगर मेरे पास 500 लोगों का ग्रुप है और अगर मेरे पास 50 लोगों का ग्रुप है, ज़्यादा डिसऑर्डर कौन होगा? तो जितने ज़्यादा लोग होंगे उतना ज़्यादा डिसऑर्डर। तो इसका मतलब एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी डिपेंडेंट ऑन अमाउंट ऑफ मैटर कंटेंट। अब ये फॉर्मूला कहाँ से आया मुझे भी नहीं पता, बस आया। एंट्रोपी चेंज इज इक्वल टू क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी। क्यू रिवर्सिबल से मतलब है वो हीट जो सिस्टम को दे भी सकते हो और सिस्टम से ले भी सकते हो, रिवर्सिबल का तो बस इतना रोल है, अपॉन टी। अब बताओ जितना टेम्परेचर ज़्यादा होगा उतनी एंट्रोपी ज़्यादा होगी या कम होगी? हायर द टेम्परेचर ग्रेटर द एंट्रोपी। सॉलिड को गर्म करा, लिक्विड बना, एंट्रोपी बढ़ गई। लिक्विड को और गर्म करा, गैस बन गई, एंट्रोपी बढ़ती नहीं जा रही। हायर द टेम्परेचर लेसर द एंट्रोपी चेंज। बहुत बढ़िया बात है, कोई नहीं पढ़ा रहा आसानी से। जितना टेम्परेचर ज़्यादा होगा एंट्रोपी चेंज उतना कम होगा। आप क्या कर रहे हो, एक सी बात तो लिख रहे हो, नहीं ये एंट्रोपी चेंज है। ये तो सबके समझ में आ गया, टेम्परेचर बढ़ने से एंट्रोपी बढ़ रही है क्योंकि मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, भाग-दौड़ मचाएंगे, डिसऑर्डर बढ़ेगा। इस सेकंड लाइन वाली बात समझ नहीं आएगी ऐसा कैसे हो गया कि एंट्रोपी टेम्परेचर बढ़ने से बढ़ रही है लेकिन एंट्रोपी चेंज। एक आदमी था या एक बच्चा था, एक भिखारी था, कुछ भी वर्ड लगा लो, उस बेचारे ने 3 दिन से कुछ नहीं खाया, ठीक है, और उस बेचारे को इनविटेशन मिले कि आपको इस पार्टी में खाने पीने के लिए बुलाया जा रहा, नाचेगा? और ये आप हो अभी 2-3 घंटे पहले डट डट के खाया, मम्मी बराबर में बैठ के, ले बेटा ये भी खा रही है, ये भी खा, और फिर अभी आप खा के निपटे और 15 मिनट बाद इन्विटेशन आ गया जी फॉरेन पार्टी में पहुंच जाओ, अभी हम आपको पहले बुलाना भूल गए थे। क्या कहोगे, कौन जाए? जो खाने के एंगल से सिर्फ जाते हैं उनके लिए, कौन जाए, अभी तो खाया है। जैसे मैंने कहीं शादी में सुना कि जी भाई वो इन्विटेशन आया, हमारा तो उस दिन व्रत है, क्या करेंगे शादी में जाके। अरे भाई तू शादी में उन्हें विशेष देने जा रहा है, अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने जा रहा है या खाने जा रहा है? तो बड़ा आश्चर्य वाली बात है ना, और हम बड़ी कॉमन बात है। अच्छे लोग, पैसे वाले लोग जो अपने को बड़ा खां समझते हैं, वो लोग अजी क्या करें, दिन तो हमारी तो व्रत है। अब इस बात से स्टेटमेंट का क्या लेना देना, देखो है या नहीं है। एक चीज़ 5 केल्विन पे थी, बहुत ठंडी होगी, 5 केल्विन से तो आप समझोगे नहीं, 5 डिग्री सेल्सियस पे थी, ठंडी हो गई क्या, बहुत सर्दी। इसे 20 जूल हीट खाने को मिली, तो इसका टेम्परेचर बढ़ेगा, इसका डिसऑर्डर बढ़ेगा। और एक चीज़ थी सूरज जैसी, 5000 डिग्री सेल्सियस। अब उसे तुमने कहा लो मैं तुझे 20 जूल एनर्जी दे रहा हूँ, सन कह रहा है अच्छा 20 जूल एनर्जी खा के अपना खूब बुरी तरह टेम्परेचर बढ़ाएगा, खूब बुरी तरह अपना डिसऑर्डर बढ़ाएगा। तो खूब 20 जूल एनर्जी से दे रहे हो, 20 जूल एनर्जी दे रहे हो, कौन अपना डिसऑर्डर ज़्यादा बढ़ाएगा? अब समझ जाओ, जिसका टेम्परेचर कम होगा उसमें डिसऑर्डर एंट्रोपी चेंज ज़्यादा होगा। अब इसी से मैं बदमाशी करके एंट्रोपी का यूनिट भी निकाल सकता हूँ, इसका यूनिट जूल और इसका केल्विन। तो जब डेल्टा एस का यूनिट जूल पर केल्विन है तो एस का भी जूल पर केल्विन ही होता होगा, जूल पर केल्विन माइनस जूल पर केल्विन, तो जूल पर केल्विन बनता होगा। कई बार ये बदमाशी ये और कर देते हैं, और ज़्यादातर यही करे होते हैं, जूल पर केल्विन पर मोल पर। कितने सब्सटेंस की एंट्रोपी चेंज रिपोर्ट करते हैं ज़्यादातर? 1 मोल सब्सटेंस लेके करते हैं, क्योंकि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है ना, ज़्यादा मोल्स लेंगे तो ज़्यादा होगी, कम मोल लेंगे तो कम लेगी, तो यूजुअली पर मोल रिपोर्ट कर देते हैं अपनी सहूलियत के लिए।
बोलो आ गया क्या?